दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 3 अप्रैल। तो चलिए 3 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। अतः पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी और आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वह है कि हाल ही में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो कौन सा प्रिंट है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? और इसे जीआई टैग दिया गया है। ये दो चीजें यहां से याद रखिए। फिर अब इसका संबंध आपको बताना है किस राज्य से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में किस प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है तो उसमें यह ऑप्शन रहेगा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा। दूसरा जो उत्तर होगा कि इसका संबंध किस राज्य से है, तो देखिए इसका संबंध है गुजरात से। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए यह जो है गुजरात का 300 वर्ष पुराना, ठीक है ना, गुजरात का 300 वर्ष पुराना कपड़ा छपाई तकनीक है। क्या है? कपड़ा छपाई तकनीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कपड़ा छपाई तकनीक है गुजरात का 300 वर्ष पुराना। अब देखिए ये गुजरात में आखिर कहाँ का है, क्योंकि गुजरात तो बहुत बड़ा है। तो गुजरात में अहमदाबाद में एक जगह है, अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद है, आप जानते हैं। और अहमदाबाद में एक जगह है, उस जगह का नाम है जमालपुर। ठीक है ना? अब जमालपुर के जो कारीगर हैं वह जो है इस ब्लॉक प्रिंट की छपाई करते हैं। ठीक है ना? ये ब्लॉक प्रिंट की जो अनोखी शिल्पकला है इसे ही जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए यह जो छपाई है यह कपड़े पर की जाती है। ठीक है, यह ब्लॉक प्रिंट किस पे किया जाता है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। यह कपड़े पर किया जाता है और यह हाथ की छपाई है। ठीक है ना, हाथ की छपाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कपड़े पर हाथ से सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को बनाया जाता है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह गुजरात की कला है, गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर के कारीगरों द्वारा यह बनाया जाता है। ठीक है ना, तैयार? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है वह है कि किस राज्य में नए साल के रूप में सरहुल उत्सव मनाया जाता है? आपको बताना है कि यह सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, हालांकि उसमें यह नहीं पूछा गया है कि यह किस रूप में मनाया जाता है, कि नए साल के रूप में या किस में, लेकिन सरहुल त्योहार कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो बताइए कि सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए नए साल के रूप में जो सरहुल उत्सव है यह मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो नया वर्ष होता है उसका जो पहला महीना होता है वह होता है चैत्र माह। ठीक है, तो चैत्र माह की जो शुरुआत है उसी में यह सरहुल त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र माह ही नववर्ष कहलाता है, हिंदू नववर्ष कहते हैं जिसे। ठीक है, अभी आपको पता है कि 30 मार्च के दिन जो है चैत्र माह की शुरुआत हुई है और उसी दिन हिंदू नववर्ष मनाया गया है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, यह पहला महीना है। ठीक है, तो चैत्र माह के तीसरे दिन यह त्योहार मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैत्र माह के तीसरे दिन झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है और यह नए साल के रूप में मनाया जाता है, इस बात को मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षाओं में इसे पूछा जाए। ठीक है ना, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ये तीसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विकसित भारत युवा संसद 2025, ठीक है, इसे याद रखिएगा। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है पटना में। तो बताइए कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए दिल्ली विधानसभा में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ? दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन नई दिल्ली में कहां पर? दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, अब अगर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो कोई उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता नहीं है। तो इसका उद्देश्य है युवाओं में नेतृत्व कौशल का विकास करना।
ठीक है, क्या है, युवाओं में नेतृत्व कौशल का विकास करना, ठीक है, नेतृत्व कौशल का विकास करना, एक यह है उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है, नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है, नागरिक सहभागिता, नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है ना, नागरिक सहभागिता और देखिए नागरिक सहभागिता और लोकतंत्र की प्रक्रिया, ठीक है, यह याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है, लोकतंत्र की प्रक्रिया की समझ को बढ़ाना, ठीक है, की समझ को बढ़ाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जो है विकसित भारत युवा सांसद का 2025 का जो कार्यक्रम हुआ है दिल्ली विधानसभा में, उसका उद्देश्य है युवाओं में नेतृत्व कौशल का विकास करना और दूसरा है नागरिक सहभागिता और लोकतंत्र की प्रक्रिया की समझ को बढ़ाना, ठीक है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, डेट वाइज मिलान करने को आया था, तो इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, 1 से 13 अप्रैल, ठीक है। आजकल जो है आयोग, जो विभिन्न आयोग हैं, परीक्षा आयोग, वह तमाम शरारतें करते हैं, उसमें एक शरारत यह भी है कि जिसमें क्या किया जाता है कि जब कोई युद्धाभ्यास है तो उसकी तिथि या माह पूछ लिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी विगत 1-2 परीक्षाओं से ऐसा संभव हुआ है। अब देखिए 1 से 13 अप्रैल के बीच इसका आयोजन हुआ है, पूर्वी समुद्र तट पर इसका आयोजन हुआ है और चौथा अंक है इसका टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। कौन सा अभ्यास है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है, ठीक है। यह किन 2 देशों के मध्य का संयुक्त अभ्यास है, यह आपको बताना है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किन 2 देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है, तो सीधा सीधा प्रश्न है, तो आपको बताना है कि इनमें से किन 2 देशों के बीच यह अभ्यास होता है। तो देखिए पहला है भारत अमेरिका, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है भारत और रूस और चौथा है भारत तथा जापान। तो बताइए कि टाइगर ट्रायम्फ किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए यह अभ्यास है भारत और अमेरिका का, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किनके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ कि इसमें कौन कौन सी, इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है ना, दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। तीनों सेनाओं का मतलब क्या है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों सेनाएं भाग लेती हैं और इसका उद्देश्य क्या है, आखिर बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता नहीं, मैं बार बार यही कहता हूं, उद्देश्य आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का अगर अगला स्टेप पूछेगा तो उद्देश्य ही पूछेगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता, ध्यान से देखिएगा, इसका उद्देश्य टाइगर ट्रैम्प का क्या उद्देश्य है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए संचालन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, किसको, संचालन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले तिथि याद रखिएगा, मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था जिसमें तिथि मिलान को दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 से 13 अप्रैल के बीच में टाइगर ट्रायम्फ हुआ था और यह जो है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं दोनों देशों की और इसका उद्देश्य क्या है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए संचालन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि किस राज्य ने पहली बार 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहली बार उस राज्य ने जीता है और 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बताइए किस राज्य ने पहली बार यह जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए पहली बार विजेता बना है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन सही है और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आखिर उत्तर प्रदेश विजेता बना तो उप विजेता कौन बना, आखिर किसी को हराया होगा तभी तो उत्तर प्रदेश जीता, तो उप विजेता बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उप विजेता बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि यह 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो इसका आयोजन स्थल था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है, और लखनऊ में कहा, लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, ठीक है ना, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, 26 से 30 मार्च 2025, ठीक है, 26 से
30 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्योंकि आप इसका प्रिंट भी लेते हैं। तो 26 से 30 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठा प्रश्न है वह है कि 30 मार्च को प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है ना, 30 मार्च को भूकंप आया था, आप जानते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ऑप्शन ए है फिजी, ऑप्शन बी है टोंगा, ऑप्शन सी है न्यू गिनी और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो बताइए कि 30 मार्च को प्रशांत महासागर के किस द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तो जानते हैं कहाँ आया था, वह आया था टोंगा में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। टोंगा में 30 मार्च को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। अब देखिए टोंगा कहाँ है, टोंगा प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है ना, द्वीपीय देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें अब देखिए टोंगा में कुल कितने द्वीप शामिल है, तो 171 द्वीप शामिल है। टोंगा में टोटल कितने द्वीप हैं, तो 171 द्वीप टोंगा में शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए टोंगा की वास्तविक जो लोकेशन है वो क्या है, तो टोंगा जो है, टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से, ध्यान से देखिएगा, टोंगा द्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 3500 किलोमीटर। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट में 2000 मील। 3500 किलोमीटर कहिए या इसे 2000 मील कहिए। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से इतनी दूर स्थित है। ठीक है ना, स्थित है। और यहाँ की जो आबादी है, टोंगा की आबादी कितनी है, टोंगा की आबादी है 1 लाख। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, टोंगा की जो टोटल आबादी है वो कितनी है, वह 1 लाख है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा टोंगा कि 30 मार्च को प्रशांत महासागर में स्थित किस महाद्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है ना, टोंगा में। अगला देख लेते हैं। अब देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है ना, और इसको मैं अभी से आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है संगीता कुमारी, ऑप्शन बी है मनीषा चौहान, ऑप्शन सी है प्रीति पाल और ऑप्शन डी है वंदना कटारिया। तो बताइए कि हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए वह है वंदना कटारिया। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, वंदना कटारिया ने हाल ही में हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखिए आपने प्रश्न में देखा दिग्गज खिलाड़ी लिखा है, क्यों दिग्गज खिलाड़ी है, क्योंकि यह भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। ठीक है ना, भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, हॉकी मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, खेलने वाली महिला खिलाड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला खिलाड़ी हैं। और देखिए सरकार ने इनके योगदान को सम्मानित भी किया है समय समय पर। जैसे इन्हें 2021 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाद में इन्हें वर्ष 2022 में पुनः इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो वंदना कटारिया ने महिला हॉकी टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का जो 8वां प्रश्न है। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है संजीव चोपड़ा, ऑप्शन बी है संदीप शास्त्री, ऑप्शन सी है राम स्वरूप त्रिपाठी और ऑप्शन डी है शशि थरूर। तो बताइए कि इन दोनों पुस्तकों को किसने लिखा है, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एवं एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, एक ही पुस्तक है। ठीक है ना, इस एक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए यह पुस्तक की रचना की गई है संजीव चोपड़ा द्वारा। ठीक है ना, ये ऑप्शन है, याद रखिएगा। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई रचना आई है, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, संजीव चोपड़ा द्वारा लिखित है। ठीक है ना,
अब आज के नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। ठीक है, क्या बनी है ये राष्ट्रमंडल महासचिव। ठीक है, बनने वाली यह पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, पहली अफ्रीकी महिला जिन्हें राष्ट्रमंडल का महासचिव बनाया गया है। ऑप्शन ए है नितंबो नंदी नदैतवा, ऑप्शन बी है स्पेसोजा कापिलवे, ऑप्शन सी है सरली बोचवे और ऑप्शन डी है विवेना हैली। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली जो पहली अफ्रीकी महिला है वह है सरली बोचवे। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए सरली बोचवे जो है यह कहाँ की रहने वाली है, यह घाना की रहने वाली है। ठीक है ना, और घाना की यह एक प्रसिद्ध राजनेता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और वर्तमान में वह जो है घाना के विदेश मामलों, ठीक है, यह इनके बारे में जानना जरूरी है, घाना के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण की मंत्री है, और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री। ठीक है, क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री हैं, और यह जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है ना, अब देखिए साथ ही यह जो है घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य है। ठीक है, घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद की सदस्य हैं, और यह जो है कंपनी के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। तो सुरक्षा परिषद की सदस्य हैं, विपणन एवं संचार कंपनी की संस्थापक हैं, इनकी खुद की कंपनी है। ठीक है ना, तो इतना बहुत है इनके बारे में। यह जो है पहली अफ्रीकी महिला बनी है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली। अब देखिए अगर हम आपसे यहाँ प्रश्न पूछें कि राष्ट्रमंडल की, अभी देखिए यह कुल 7वीं महासचिव है, कौन सी है, 7वीं महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपसे पूछें कि इन 7 महासचिवों में से पहली महिला महासचिव कौन थी, क्या सरली बोचवे ही हैं? तो देखिए राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव, ठीक है, राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो राष्ट्रमंडल की जो पहली महिला महासचिव हैं वह है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, डोमिनिका की रहने वाली है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इन्हीं के स्थान पे, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड के स्थान पे ही सरली बोचवे की नियुक्ति हुई है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड के स्थान पे ही किसकी नियुक्ति हुई है, सरली बोचवे की नियुक्ति हुई है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल जिसे कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या राष्ट्रमंडल के जो देश हैं वो कौन से देश हैं, तो यह जो है राष्ट्रमंडल क्या है इसके बारे में जानते हैं, आखिर राष्ट्रमंडल क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक समूह है, 56 स्वतंत्र देश हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, 56 स्वतंत्र देशों का एक समूह है। ठीक है, और यह जो देश थे ये कभी ब्रिटेन के क्या थे, यह कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह जो देश, इसमें 56 देश शामिल हैं, यह कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, हिस्सा थे, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए आपको पता चला कि जो राष्ट्रमंडल है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, ब्रिटिश साम्राज्य से हुई थी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसे सबसे पहले, राष्ट्रमंडल को सबसे पहले 1929 में, 1929 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में लागू किया गया था। ठीक है ना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में इसे लागू किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब लागू किया गया था, 1929 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 1939 में एक आता है लंदन डिक्लेरेशन। ठीक है, 1949 में क्या आता है, लंदन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाए, भारत की आजादी की बात की घटना है। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन आता है और इसके तहत भारत को ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्र प्रमुख के रूप में बिना किसी संगठन का हिस्सा बने रहने की हिदायत दी गई। मतलब इसमें भारत को कहा गया कि आप इसमें शामिल रहिए, आप किसी संगठन का हिस्सा न बनिए, फिर भी इसमें शामिल रहिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब आप जान गए कि लंदन में वो राष्ट्रमंडल में कितने देश शामिल हैं, तो 56 देश शामिल हैं। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। लंदन आप जानते हैं कहाँ स्थित है, यूके में स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। अब राष्ट्रमंडल का प्रमुख कौन है, राष्ट्रमंडल का प्रमुख है ब्रिटिश सम्राट, कोई व्यक्ति नहीं, वह पद है। ठीक है ना,
तो ब्रिटिश सम्राट जो है यह राष्ट्रमंडल का प्रमुख है। अब देखिए, आपसे अगर मैं एक प्रश्न करूं कि क्या राष्ट्रमंडल में, जैसे हमने पढ़ाया आपको कि 56 देश हैं, यह कभी न कभी ब्रिटेन का हिस्सा थे, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, तो क्या इसमें अभी तक राष्ट्रमंडल में कोई ऐसा भी देश शामिल हुआ है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं था? तो हाँ, ऐसे 4 देश शामिल हैं। हाँ, 4 देश, ठीक है, 4 देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, का हिस्सा नहीं थे, लेकिन राष्ट्रमंडल में शामिल है, ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है। अब ऐसे कौन से 4 देश हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है? तो देखिए, यह 4 देश हैं। पहला है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन कभी वह ब्रिटेन का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है। दूसरा कौन है? दूसरा है रवांडा। रवांडा भी सदस्य देश है, लेकिन जो है कभी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं रहा। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है गैबन, या गैबान बोलते हैं, गैबान या गैबन कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, गैबान। और चौथा कौन सा देश है? वह है टोगो, ठीक है। तो यह 4 विशेष देश हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, लेकिन यह कभी कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, लेकिन राष्ट्रमंडल सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल सदस्य हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इन 4 देशों के नाम याद रखिएगा, मोजाम्बिक है, रवांडा है, गैबान है और टोगो। यह 4 देश कभी ब्रिटिश के साम्राज्य में शामिल नहीं थे, लेकिन यह जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य देश है, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थी राष्ट्रमंडल के संबंध में जानकारियां और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली जो पहली अफ्रीकी महिला है उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यानी 3 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, RO के जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई अपनी गतिमान कर दें, स्पीड में कर दें। हम जल्द ही RO के लिए एक फुल एकदम कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पूरे GS का दोहराव कराएंगे, ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट बैच है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और यह विशेषता है उन सभी जरूरतमंद छात्रों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधनों का अभाव है, आर्थिक समस्याएं हैं, और यह सब के लिए है निःशुल्क, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। RO वॉच करते रहें, जुड़े रहें। जैसे ही हमारी हायर एजुकेशन की सीरीज खत्म होगी, वैसे ही हम RO की परीक्षा के लिए एक कंप्लीट बैच की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पूरे सिलेबस को तथ्यवार तरीके से पढ़ाएंगे। और आपको पता है कि एक बार जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको कभी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी आसान गलतियों की वजह से आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। तथ्यों की PDF जरूर ले लीजिएगा, जब आपकी इच्छा कहे तब आप उसे दोहरा सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।